election schedule for the 8 November 2024 may be postponed to facilitate the effective participation of people from all areas of Pakistan. Those who are in favor of the resolution may say aye. Those against the resolution may say no. सिक्योरिटी के हालात ठीक ना होने का बहाना करके अगर हम इलेक्शन को डिले करेंगे तो इस मुल्क में कभी भी इलेक्शन नहीं होगी। क्या आप इलेक्शन को इस तरह कराएंगे कि मुल्क के अंदर वेदर जो है वो आपकी मर्जी का हो, मुल्क में सिक्योरिटी जो है वो आपकी मर्जी की हो? हमें ये ताने दे रहे हैं, ये 2008 में क्यों नहीं बोला, 2013 में क्यों नहीं बोला? तब भी बोलते ना कि इलेक्शन डिले करो। इस मुल्क में वो इलाके भी हैं जहाँ इलेक्शन नहीं हो सकते आज की डेट में। क्या आप लोग हमें मारने के लिए इलेक्शन कराना चाहते हो? टाइम पे इलेक्शन कराना था तो पंजाब में कराते ना। ये पाकिस्तान के अंदर हालात 2008 में इससे ज्यादा खराब थे, 2013 में इससे ज्यादा खराब थे, उसके बावजूद इलेक्शन हुआ। ये फिर बूट पॉलिश शुरू हो गई है ना। अब मैं फिर बूट पॉलिश का फिर जवाब बूट पॉलिश आएगा? बूट पॉलिश ना करें। अगर कोई चाहता है कि मुल्क के अंदर इलेक्शन डिले हो, बहुत सारे चाहते हैं कि वो वजीर आजम रहे इंडेफिनेटली, बहुत सारे लोगों की दिहाड़ियां लगी हुई हैं। बूट पॉलिशर हम हो जाते हैं, खुद अपने आप को नहीं देखते, जो बूट खुद पॉलिश कर करके फिर गन फैला के फिर बूट पॉलिश करते हैं। हाउ डेयर यू से दैट वी आर बूट पॉलिशर्स? जब तक हम आपके साथ खड़े थे तो द बूट वाज फाइन। प्लीज करेक्ट योरसेल्फ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे सवाल और मैं हूं मुनीब फारूक। जिक्र बूट पॉलिश का हुआ तो इससे दिलचस्प बहस तो छिड़ सकती है। पाकिस्तान की सियासत के अंदर बूट पॉलिश की बड़ी अहमियत रही है। बहरहाल इससे हुकूमतें बनी भी और हुकूमतें गिरी भी, इस पर बहस किसी और दिन भी हो सकती है। लेकिन आज इसका जिक्र क्योंकि ऐवान बाला के अंदर हुआ, सेनेट के अंदर हुआ, लिहाजा इसके ऊपर कोई छोटा सा चुटकुला बनता था। शायद बहस के अंदर वो किसी मौके पर आ भी जाए। लेकिन सवाल आज यही है और सबसे बड़ा सवाल है कि ऐवान बाला यानी सेनेट के अंदर, सेनेट ऑफ पाकिस्तान के अंदर आज जो करारदाद पेश की गई वो कसरत राय से मंजूर हुई। और करारदाद ये पेश की गई कि मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल ख़ास तौर पर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में ऐसी है कि इंतखाबात नहीं हो सकते या नहीं करवाए जा सकते। साथ ही साथ ये कहा गया कि इन दो सूबों के अंदर ख़ास तौर पर जो मौसम की शिद्दत है वो बहुत ज़्यादा है, शदीद सर्दी होगी। जनवरी और फरवरी के महीने में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, लिहाजा इलेक्शन कैंपेन से लेकर वोट कास्ट करने तक लोगों को बेशुमार मसाइल का सामना होगा। लिहाजा इलेक्शन को मुलतवी कर दिया जाए। आगे जाके ये भी कहा गया इस करारदाद के अंदर कि कोविड का नया वेरिएंट आ रहा है और कुछ भी हो सकता है, लिहाजा बेहतर यही है कि गो के हम समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के तमाम तर काम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कर सकता है, पूरी जिम्मेदारी से कर सकता है, हमें मुकम्मल कॉन्फिडेंस है। लेकिन ऐसी सूरत हाल में चाहिए तमाम स्टेक होल्डर्स को कि इंतखाबात को किसी अगली डेट तक मुलतवी कर दिया जाए। और सेनेटर दिलावर खान साहब ने इस करारदाद को पेश किया। सेनेटर दिलावर खान साहब का स्टेटस क्या है वो आप सब जानते हैं। उन्होंने ये करारदाद आज खुद पेश की या कहीं से मोटिवेट होकर पेश की, इसका जवाब सेनेटर दिलावर खान साहब खुद ही दे सकते हैं। लेकिन अगर माजी को देखा जाए तो हमारे कुछ दोस्त अहबाब जो सेनेटर साहिबान हैं उनका कंडक्ट बड़ा ही शानदार रहा है और उसके ताने बाने बहुत से अहम मामलात से जोड़े जा सकते हैं। लेकिन आज जो सेनेट ऑफ पाकिस्तान के अंदर हुआ, क्या ऐसा ही है? क्या मुल्क के अंदर हालात ऐसे ही हैं इन दो सूबों के अंदर के इंतखाबात डिले हो जाने चाहिए या इसके पीछे वजह कोई और है? साथ ही साथ जनाब इमरान खान जो कि इस वक्त कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में हैं, बकौल उनके अपने इस आर्टिकल में उन्होंने जो कि इकोनॉमिस्ट के अंदर छपा उन्होंने लिखा और एक दफ़ा फिर दोहरा दिए तमाम तर इल्ज़ामात जो पहले भी वो दोहराते रहे हैं। लेकिन उन्होंने इसको ज़रा इस आर्टिकल के अंदर ज़्यादा एलेबरेट किया है और जो इल्ज़ामात इमरान खान साहब ने लगाए हैं वो आज भी उन पर खड़े हैं। पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक नया रुख तो नहीं लेकिन एक रुख जिसको बार बार तक़वियत दी जाती है और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन जनाब इमरान खान देते हैं। सेनेट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो हुआ, सबसे पहले ये जहन में रखिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर जनाब बहरमंद तंगी साहब ने बाद में वजाहत दे दी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वजाहत आ गई। जो आज उनकी तकरीर थी सेनेट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, उसने बड़े अहम सवालात को जन्म दिया। यानी उन्होंने ये मामला, ये सिलसिला आज शुरू किया कि क्या मुल्क के अंदर ऐसे हालात हैं कि तमाम पूरे पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात हो जाएं। सेनेटर साहब क्या फरमा रहे थे बहरमंद तंगी साहब, तो सुनिए।
एक तरफ हम कहते हैं कि पाकिस्तान महफूज हाथों में है, लेकिन दूसरी तरफ मुल्क के तमाम पॉलिटिशियन इस वक्त मुश्किल से दो चार है कि ऐसा ना हो कि एक दफा फिर कोई ऐसा हादसा आ जाए जिसमें खुदा न करे किसी पार्टी का लीडर फिर शहीद हो जाए। हम कब तक इलेक्शन कैंपेन में अपने बड़ों की शहादतें एक्सेप्ट करेंगे? आज एक दफा फिर हालात इस तरफ जा रहे हैं। क्या इन हालात में इलेक्शन मुमकिन है? अगर नहीं है तो फिर मुल्क की तमाम जमातों की लीडरशिप को, पाकिस्तान की तमाम इदारों को चाहिए कि फिर सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ तावन करे। अब दिलचस्प बात यह है कि बहरमन तंगी साहब ने जब ये फरमाया, ये तकरीर कर दी, उसकी कंटिन्यूएशन में यानी उसके तसलसल में सेनेटर दिलावर साहब अपनी नशिस्त पर खड़े हुए, क्या फरमाया, और जो जनाब सादिक संजरानी साहब जो कि चेयरमैन सेनेट हैं, ज़हीन शख्सियत हैं, लेकिन जो जितनी उजलत से, जितनी महारत से उन्होंने, कहा जाता है ना जब कि लीड करते हैं आप किसी चीज़ को, या लीडिंग क्वेश्चंस करते हैं, या लीडिंग सेंटिमेंट होते हैं आपके, वो दिखाई दिए जनाब चेयरमैन सेनेट के। जो बेहतरीन मुकालमा था सेनेटर दिलावर खान साहब के माबैन और जनाब संजरानी साहब के माबैन, ज़रा सुनिएगा। जनाब चेयरमैन साहब, ये जो बहरमन तंगी साहब या खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के सेनेटर साहिबान ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, तो मैं ये ज़रूरी समझता हूँ, मैंने एक बिल सेक्रेटरीट को दिया हुआ है। और किस चीज़ का बिल? अगर ये आप बिल किस चीज़ का? जनाब चेयरमैन साहब, आई सेनेटर दिलावर खान साहब किस चीज़ का बिल दिया है? ये जो जिस पर ये बात और डिस्कशन हो रही है, इस हवाले से मैंने कब दिया है? रिजोल्यूशन सर, रिजोल्यूशन मैं पेश करना चाहता हूँ। नहीं तो उसके लिए तुम मुझे रूल सस्पेंड कैसे बताया सेक्रेटेरिएट में कब दिया है? आई बेग टू चेयरमैन, मैं यही रिक्वेस्ट आप पुट करें जी, मोशन पुट करें जी, आप पुट करें जी मोशन, यानी फौरी तौर पर आ गया और फिर जाहिर बात है उस पर रायशुमारी भी हुई। गो के कहा जाता है कोरम मुकम्मल नहीं था, 105 का हाउस 104 का, 14 सेनेटर साहबान मौजूद थे, उसे कहा जाता है कसरत राय से मंजूर किया गया। बहरमन तंगी साहब ने अपनी वजाहत दे दी, लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये वजाहत भी मशकूक है। वो क्या फरमा रहे सुनिए। जब मेरी स्पीच थी तो इस रिजोल्यूशन से न मुझे पता था न किसी को पता था कि इस किस्म का रिजोल्यूशन ला रहे हैं दिलावर खान साहब। जब वोटिंग हो रही थी तो अपनान आगे थे, मैं और गुरदीप सिंह, पीटीआई का जो सेनेटर साहब है, मैंने, गुरदीप सिंह ने और अपनान ने नो किया है। हम 3 थे और 14 थे और रिजोल्यूशन पास हो। हम सब चाहते हैं इसलिए कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस चीज़ पे यकीन रखती है कि इलेक्शन हो, इलेक्टेड बॉडी आ जाए और वो मुल्क को मुश्किलात से निकालने के लिए आगे बढ़े। लेकिन जनाब बहरमन तंगी साहब, जो आपकी तकरीर थी उससे तो बिल्कुल ये ज़ाहिर नहीं हो रहा। बहरहाल सेनेटर कोदा बाबर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आज ऐवान के अंदर मौजूद थे, तकरीर भी उन्होंने की, सेनेटर दिलावर खान साहब की रेजोल्यूशन को सपोर्ट भी किया। अबसार आलम साहब, बहुत शुक्रिया आपका सर, और जनाब अतर काज़मी साहब का भी। अबसार साहब, मैं आपसे आगाज़ करना चाहूँगा सर, ये जो सेनेट के अंदर आज हुआ, जो होता रहा है वो भी आपसे कुछ छुपा नहीं है, लेकिन आपके नज़दीक ये स्टांस जो कि आज सेनेटर दिलावर खान साहब ने लिया, ये मोटिवेशन कहीं से भी आई हो, लेकिन जो बात अभी कोदा बाबर साहब की हम सुन सके, उन्होंने कहा जी कि तमाम, अगर 14 लोग थे तो कितना बड़ा हाउस तो बहुत बड़ा है, लेकिन आज 14 लोग थे तो सबको पता था रेजोल्यूशन क्या आ रही है। लेकिन बहरमन तंगी साहब ने पहले तकरीर की, फिर उन्होंने बाद में कहा जी कि नहीं, मैं तो वजाहत कर दी, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। आपको लगता है कि ये बस बाय द वे हो गया ये, या सोची समझी प्लानिंग के तहत ये टेबल की गई रेजोल्यूशन आज? आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं एक मुख्तसर बात करना चाहता हूं। जो आपने शुरू में अपने इंट्रो में कहा कि छोटा सा चुटकुला आपने छोड़ा था ना, जी। वो छोटा सा चुटकुला बहुत बड़े बूट के बारे में था, जी। और बहुत बड़े बूट को बहुत छोटे छोटे लोग चमका रहे हैं मुसलसल। तो ये चमकाने का अमल कब और कहाँ रुकेगा ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। बिल्कुल ठीक। और जहाँ तक सेनेटर बहरमन साहब की इस बात का ताल्लुक है कि सबको पता था और 14 सेनेटर थे, तो बड़ी जमातों के सेनेटर्स कहाँ थे, इसको मैं उज़्र गुनाह बदतर अज़ गुनाह की बेहतरीन मिसाल करार दूंगा। और एक बात और आज इस्टेब्लिश हो गई कि आम पंजाबी को गालियाँ दी जाती हैं बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में, तो आज कम अज़ कम मैं बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के अपने बहन भाइयों से ये दरख्वास्त करूँगा कि वो याद रखें कि जितने सेनेटर्स ने करारदाद पास की है उसकी मेजॉरिटी जो है वो बलूचिस्तान और फाटा से है। तो इंतखाबात को मुलतवी करवाने की जो कोशिश की गई है, तो इसलिए आम पंजाबी को गाली ना दें, पंजाबी एलीट को बेशक गाली दें। और उसकी मैं एग्जांपल आपको दूंगा, ये सारा जो काम हुआ है ना, इस पर पंजाबी एलीट कहाँ फिक्र करती है, मैं अभी
अभी मैं उसकी तरफ आना चाह रहा हूँ। देखें, मेरा एक अपना, मैंने इस बात पे भी सोचा है, जितनी ये थोड़ी देर पहले ये करारदाद पास हुई उसके बाद से लेके अब तक जी, मुझे कुछ चीज़ें समझ आ रही हैं और हो सकता है वो क्लियर पिक्चर ना बनती हो, लेकिन बहरहाल कुछ ना कुछ हो रहा है जिसको देख के हम अपनी एक राय कायम कर सकते हैं। और वो मेरी राय या एनालिसिस ये है कि अगर इंतखाबात मुलतवी होते हैं तो सबसे ज़्यादा बायस शर्मिंदगी बात ये चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के लिए होगी और दूसरे नंबर पर ये आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के लिए होगी। और उनको ये एम्बेरसमेंट उठाने की ज़रूरत क्या है, इसकी मुझे समझ नहीं आई। तो जाहिर है कोई ऐसी ताकत है जो इन दोनों को शर्मिंदा करवाना चाह रही है, और उसको अगर आप मज़ीद इसकी परतें उल्टाएं तो आपको याद करवाऊं कि कुछ दिन पहले लाहौर हाई कोर्ट का एक फैसला आया था जिसमें तमाम आरओ को उड़ा दिया था उन्होंने जी। और पीटीआई की दरख्वास्त पे, जिसकी वजह से इलेक्शन मुलतवी होने का खतरा पड़ गया था और जिसको फिर रिवर्स किया सुप्रीम कोर्ट ने और इंश्योर किया कि इलेक्शंस हो। बट इस वक्त अगर कथा कलामी सर, जो चीफ जस्टिस का मौक़िफ़ है या इवन डायरेक्टली ताल्लुक नहीं है पाकिस्तान के इंतखाबात से पाकिस्तान की आर्मी चीफ का, लेकिन क्योंकि आपने जिक्र कर दिया, उन किसी की तरफ से ये सेंटिमेंट या ये इंडिकेशन भी नहीं आई कि इलेक्शंस डिले होने चाहिए, जबकि जो मुतअद्दिद दफ़ा रीइंफोर्स की जाती है बात कि जी इलेक्शन होंगे, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला कर दिया इलेक्शन होंगे। क्या आप समझते हैं कि इसके अलावा भी कोई ताकत ऐसी है जो कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन डिले करवाने में इंटरेस्टेड है? जी लग रहा है, मुझे लग रहा है ना, मैं वही आपको बता रहा हूँ कि पीटीआई की मैंने आपको अभी जो उन्होंने एप्लीकेशन फाइल की हाई कोर्ट में और उस पर उन्होंने स्टे ऑर्डर ले लिया, तमाम अमल मुअत्तल करवा दिया, इलेक्शन मुलतवी होने का खतरा पड़ गया था। उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट ने उसको उल्टाया। फिर अभी इकोनॉमिस्ट में आज मेरा ख्याल आज ही इकोनॉमिस्ट में इमरान खान साहब का इंटरव्यू शाये हुआ है और आज ही सेनेट में शाम को करारदाद पास हो गई है। इमरान खान साहब वहाँ पे ये कह रहे हैं कि मुझे इंतखाबात से बाहर रखने की कोशिश हो रही है, बल्कि रखा जा रहा है। तो जाहिर है इमरान खान साहब के फ़ायदे में अगर इलेक्शन ना हो, क्योंकि उनको बाहर रखा जा रहा है और जितने डिले होंगे उनकी वापसी की उम्मीद पैदा हो सकती है। दूसरी तरफ आप सेनेट में देखें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पर खामोश रही है करारदाद पे। PMLQ के कामल अली आगा जो परवेज हराई के नुमाइंदे हैं, वो चौधरी शुजात के नुमाइंदे नहीं हैं, उन्होंने सपोर्ट किया इस करारदाद को। सेनेटर दिलावर साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, लेकिन अब जाहिर है बात तो करनी पड़ेगी, इस पर पूरे मुल्क की सलामती का सवाल है। सेनेटर दिलावर साहब वो सेनेटर हैं जिनको PMLN ने टिकट जारी किया था 2017 में, जब इंतखाबात होने थे, और नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया, जिस पे साकिब निसार ने यह फैसला दिया कि इन्होंने जो सेनेट के टिकट जारी किए हैं वो PMLN के उम्मीदवार नहीं रहे, वो तमाम आज़ाद हैं। बिल्कुल उन आज़ाद में से सबसे जो लीडर थे वो दिलावर थे। वो आज़ाद होकर फौरन दूसरी तरफ चले गए, टर्न कोट हो गए। उसके बाद सादिक संजरानी साहब सेनेट चेयरमैन बने, दिलावर साहब वहीं जनरल फैज़ को प्यारे हो गए। जनरल फैज़, सादिक संजरानी और सेनेटर दिलावर ये वन एंड द सेम थिंग है। अच्छा, और पेशावर में जनरल फैज़ कोर कमांडर रह चुके हैं। अब आप खुद ये डांडे मिला लें और जितनी मैंने बात की है और उसमें देख लें कि किसको फायदा है और किसको नुकसान है इस सारी चीज का। बट एक इससे और सादिक संजरानी साहब ने सॉरी आखिरी बात, आपने जो सादिक संजरानी साहब का भी सुनवाया है, कितनी सहूलतकारी की है उन्होंने। मैं एग्जैक्टली वही कह रहा हूं ना कि वो बड़ा कौन लाया था? जनरल फैज़ सर, वो बात तो क्लियर है। और साकिब की बदरू अभी जारी है यहाँ पे। अच्छा चले, मैं अदर काजी साहब, मैं आप जरा मंडला रही है। अच्छा चले, मंडला रही है या डरा रही है, वो उस पे आता हूं। और शारा दस्तूर पे मंडला रही है। सर वो मंडला रही है या डरा रही है? और इंतखाबात पे सर वो मंडला रही है या डरा रही है? सर मैं एक कामयाब हो रहे हैं। सर मैं एक सेकंड, मैं जरा अतर साहब को चाहूंगा इस पर रिफ्लेक्ट करें। अतर साहब एक मैं जरूर चाहूंगा आप इसको जरा करें, लेकिन खुदा बाबर साहब बुरी तरह ये फरमाइएगा, जो आपका पहली बात थी उधर आपकी आवाज बीच में बंद हो गई थी। मैं चाह रहा हूं एक दफा दोबारा आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि जो आज पूरा तासुर दिया गया है कि चले सेनेटर अफनानुल्लाह खान ने तो शुरू से ही मना कर दिया जी कि हम इसके खिलाफ हैं, लेकिन क्या ये बात दुरुस्त है या आपको समझ आती है कि नहीं आपको पता चलता है कि नहीं सेनेटर दिलावर खान साहब ने कोई करारदाद पेश करनी है? आज हर कोई ये कह रहा है कि आपने आइन को वायलेट किया है, आप मुल्क के अंदर इंतखाबात नहीं होने देना चाहते। आप ये इल्ज़ाम अपने सर पे लेकर कब तक चल सकते हैं?
मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, जी। क्या सेनेट में करारदाद पेश करना कोई आइन को वायलेट करने की बात होती है? बिल्कुल नहीं। क्या सेनेट में कोई बात करना या तकरीर करना या अपने ग्रीवेंसेस पेश करना, हमारे पब्लिक ने हमें इसलिए नहीं भेजा सेनेट के हम लोग वहां पर जाकर अपनी बात रखें? क्या हमें इसलिए भेजा है कि हम जो हमने आज एक तकरीर में एक बात कही थी, क्या आप हमें बताएं कि पाकिस्तान एक है या पाकिस्तान दो है? अगर पाकिस्तान एक है, जिसका ये कौन सा आप जो बात कर रहे थे अभी आपके प्रोग्राम में, उनका नाम अफसार आलम साहब, उनसे जरा मेरा सवाल है, उनसे जरा पूछिएगा और वो मुझे जरा जवाब दें, क्या पाकिस्तान में सिर्फ पीटीआई है जो कहती है कि पाकिस्तान एक हम हुकूमत करेंगे, एक निजाम लाएंगे, एक सिस्टम लाएंगे? क्या हमारे लोगों का हक नहीं है कि हम अपनी बात रख सकें? हमारे शहीद होते हैं इलेक्शन के दौर में। आप आए ना बलूचिस्तान, आप करें ना वहाँ सियासत, आप आए तुंप में, मंद में, दश्त में, वहाँ पर आप चमन में, हमारे किला सैफुल्ला में, किला अब्दुल्ला में, वहाँ पर आके इलेक्शन लड़े ना भी। आप आओ, आप एक काम करो, हम लोगों को सीटें दे दो, या तो हम लोगों को पंजाब की सीटें दे दो, हम वहीं से लड़ लेते हैं। हम वहाँ पे जिंदा भी रहेंगे और इलेक्शन जीतेंगे भी और आपको दिखाएंगे भी कि हम कैसे सीटें जीतते हैं। आप हमारे हालात, हमारे सिस्टम को समझने, और इनको मैं दावत देता हूँ, जो भी साहब थे अभी जो बात कर रहे थे, उनको मैं दावत देता हूँ, वो आए बलूचिस्तान, वो बलूचिस्तान आए, उनको मैं घुमाता हूँ बलूचिस्तान। क्या जिंदा भी रह सकता है वहां पे बंदा? छोड़ दें इलेक्शन करना आप। अच्छा, आप इलेक्शन की बात बाद में करें, पहले जिंदा रहने की बात करें। हमारे पास सारे हमारे वोटर्स जो हैं वो माइग्रेट कर चुके हैं। अभी सर्दियों के हालात, मौसम एक, दहशतगर्दी दो, आपका नहीं, कोदा बाबर साहब, फिर इस तरह तो फिर कोई क्या तारीख होगी जो आप समझते हैं कि जिस पर इलेक्शन आप वहां कर सकते हैं, जिसमें माशाल्लाह साहब हयात भी रहे, जिंदा भी रहे? चले, मौसम को तो बदल जाएगा ना 2-3 महीने में, लेकिन इस बात की गारंटी कहां से मिलेगी आपको कि सब पूरा 100% अमन अमान होगा? हमने भी आज यही कहा है। अब वहाँ मिनिस्टर साहब मौजूद थे निगरान हुकूमत के, उनसे भी हमने यही बात की है कि आप लोग मुल्क में इलेक्शन के माहौल बनाएं। अगर 62-65 हजार अरब रुपए का उधार चढ़ गया है तो खुदा ना खास्ता, हमने ऐसा कोई काबिल लीडर पाकिस्तान में नहीं देखा कि उसने आकर पाकिस्तान में इन मामलात को हल कर दिया हो 1-2 महीने में। जब 1-2 महीने में इन सारे मामलात को कोई हल नहीं कर सकता, हाँ, या तो गारंटी दे देंगे लोग कि भाई हम लोग 1 महीने में, अगर कल इलेक्शन हो जाते हैं और पाकिस्तान के तमाम मसाइल हल हो जाते हैं। जवाब अभी दे दूं, छोटा सा जवाब ही देना मैंने उनका। जी, क्योंकि देखें, सेनेटर साहब के लिए मेरा बड़ा एहतराम है और उनका हक है, उनके लिए उन्होंने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया करारदाद पास करके। लेकिन जो प्रॉब्लम है वो ये है कि अगर किसी के इशारे पे ये करारदाद पेश की गई है, और इशारा है, मैं इसलिए ये बात इतने तसल्सल से कर रहा हूँ कि 1 महीना पहले इलेक्शन से इन्हें बलोचिस्तान के हालात याद आए हैं। ये बलोचियों के यहाँ बलोच बच्चे यहाँ पे आके बैठे हैं, कैंप लगा के ये गए वहाँ पे उनका हालात पूछने के लिए। और दूसरी बात यह कि अब्दुल कुद्दूस बिजंजो और सरदार सनाउल्लाह ज़हरी पिछले 7.5 साल से बलोचिस्तान में उनकी हुकूमत थी। 18वीं तरमीम के तहत पैसा इनके पास है, इख्तियार इनके पास है। क्या करे वहां पे पंजाब या वफाक, वहां पे क्यों नहीं अमन अमान की सूरत हाल उन्होंने बेहतर की? क्यों नहीं वहां पे तरक्की होती? क्यों करप्शन के इतने इल्जाम है सब पे? सेनेट चेयरमैन वहां का है, ये खुद वहां पे अपनी हुकूमत करते हैं। अभी वजीर आजम पिछले 6 महीने से बलोचिस्तान का है, तो अब आके ये 1 महीना पहले पूरे ये मोटिवेट, ये सबसे बड़ा इल्जाम है ना अफसार साहब जो आप कह रहे हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू इसका एहतराम है, लेकिन ये एक इल्जाम है कि जी ये किसी की मोटिवेशन पर हुआ है। और बेसिकली हमारा पॉइंट ऑफ आर्ग्यूमेंट भी यही है, तारीख है, नहीं वो तारीख तो अपनी जगह मौजूद है तमाम सेनेटर्स की। अच्छा चलें, वो बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं कि जो कोलीग्स हैं कोदा बाबर साहब के, बहुत से सेनेटर्स की तारीख भी है, और जो होता रहा है, मरहूम हासिल बुजुंजो साहब भी बहुत सी चीज़ों के बारे में वो कह गए, वो आज भी रिकॉर्ड के ऊपर चीज़ें मौजूद हैं, बातें मौजूद हैं, और वो इस हद तक थी कि उसके ऊपर बाकायदा तौर पर फिर मौक़िफ़ भी आया था। अतर काज़मी साहब, ये मोटिवेटेड लग रहा है आपको, या अगर है भी तो इसका फ़ायदा तहरीक इंसाफ को कैसे हो सकता है? क्योंकि तहरीक इंसाफ के सेनेटर, उन्होंने बकौल बहरामंद तंगी साहब के नो कहा है, जबकि एक खबर यह है कि गुरदीप सिंह साहब भी खामोश रहे इस रेजोल्यूशन के पेश होने वक्त। नहीं जी, गुरदीप सिंह साहब ने इसके खिलाफ वोट डाला है, उन्होंने इसके हक में वोट नहीं डाला। वैसे तो वहाँ पे तादाद भी काफ़ी कम थी लोगों की। दूसरी बात यह है कि तहरीक इंसाफ ने किस दिन कहा है कि जनाब आप इलेक्शन ना करवाएं? इलेक्शन किसने इस मुल्क में रोके?
या तो हम कह दें कि अवाम बिल्कुल शऊर नहीं रखती, लाशऊर है, बेशऊर है, बिल्कुल उनको ना अकल है ना समझ है। 2 सूबों में किसने इंतखाबात नहीं होने दिए? अब आप इलेक्शन कमीशन का किरदार देख लें, उन्होंने जाके अदालत में कहा था कि हम 7 महीने में इलेक्शंस करवा लेंगे, उससे अब तक कितने महीने गुजर चुके हैं आपको भी पता है। तो ये तो सबके सामने है। जिस तरीके से एक पार्टी से उसका इंतखाबी निशान वापस लिया गया वो भी सबके सामने है। इलेक्शन कमीशन का किरदार सामने है, दीगर सियासी जमातों का किरदार सबके सामने है। जो नून लीग मसलसल कह रही है कि जनाब इनको बैट का निशान क्यों दे रहे हैं, पहले इनको 9 मई वाले मुकदमे में इनके ऊपर पाबंदी लगाई जाए, उसके बाद इनको भेजा जाए, तो किरदार तो सबके सामने है। दूसरा, जो लाहौर हाईकोर्ट का फैसला आया था उसमें कहा गया था कि जनाब आप जो है इलेक्शन को रोक दें, आरओज़ के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया। क्या वो सही साबित नहीं हुआ? क्या उसी मोज़ेज़ अदालत ने फिर आईजी और चीफ सेक्रेटरी को नोटिस नहीं जारी किए सुप्रीम कोर्ट ने कि तुम्हारे जो है उधर क्या करती रही इंतजामिया? आरओज़ का जो किरदार है वो पूरी कौम के सामने नहीं है। तो मसला ये है कि जो लोग इस वक्त इक़्तिदार में हैं, जो लोग चीज़ों को चला रहे हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। आप उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं। ये बड़ा इजी होता है कि जो लोग चले गए हैं या जिनका इस वक्त इख्तियार नहीं है, हम उन्हीं को कहते हैं कि जनाब ये उनकी जिम्मेदारी है, उन्होंने ये कर दिया। ऐसा नहीं है। सामने नज़र आ रहा है कि जनाब हो सकता है कि किसी की ये ख्वाहिश हो कि इलेक्शंस ना हो, उसमें कौन नहीं जाना चाहता इलेक्शंस में, ये मुझे नहीं पता। सारी सियासी जमातें तो उस वक्त ये कह रही हैं कि हम जाएंगे। मासवाए मौलाना साहब ने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात वगैरह का इजहार किया है कि हमारे कुछ सिक्योरिटी वगैरह के खदशात हैं। तो मसला यही है कि जनाब इस वक्त इलेक्शन से भागने के लिए कौन लोग हैं, किसको सामने शिकस्त नजर आ रही है? शिकस्त नून लीग को नजर आ रही है, जो लाहौर भी नहीं जीत सकते, जिनकी हालत यह है कि कल इन्होंने इलेक्शन कमीशन में जाके कह देना है कि जी क्रिकेट भी हॉकी स्टिक से खेली जाए, बल्ला जो है वो बड़ा गलत किस्म का चीज है, उससे क्रिकेट भी ना खेलें। आज इस रेजोल्यूशन की मुखालफत की है, आज इस रेजोल्यूशन की मुखालफत की है मुस्लिम लीग नून ने, बट नहीं, वो तो अफनान साहब ने की है ना, अफनान साहब ने की है। वो तो वो उस इलेक्शन में जाना चाहते हैं ना जिसमें बल्ला ना हो। अच्छा, वो उस इलेक्शन में जाना चाहते हैं। सेनेटर साहब, अब अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है, मैं सिर्फ टुवर्ड्स दी एंड एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, फिर मुझे पता है आपकी फ़्लाइट है। कम अज़ कम आज इस बात से आपके मौक़िफ़ से ये तो ज़ाहिर हो गया कि जितने सेनेटर साहिबान या कम अज़ कम बहरमंद तंगी साहब अगर ये फरमा रहे हैं कि मुझे तो पता ही नहीं था कि रेजोल्यूशन क्या आ रही है, वो मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं है। ये बात तो आप कंफर्म करें कि बहरमंद तंगी साहब को भी पता था कि आज रेजोल्यूशन कौन सी आ रही है? देखें, कल रात से हमारी डिस्कशंस चल रही थी हमारे पार्टी के अंदर, और इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट करने के लिए हमें अप्रोच किया गया दिलावर खान साहब की तरफ से। ठीक है। और हमने उसको इस बेस पे सपोर्ट किया कि वाकई में हमारे हालात ऐसे हैं। अब ये बात ऐसी नहीं है, अब जैसे ये कभी पीटीआई को गाली देना या कभी मुस्लिम लीग को कहना कि वो इलेक्शन से भाग रहे हैं, मुझे नहीं लगता पाकिस्तान का कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन से भागना चाहते। ठीक है, वो भागना कोई नहीं चाहता। हाँ, अलबत्ता हमारी जो रिजर्वेशन है वो क्लियर है, हमने अपनी बात रख दी है। अब हम ये देखना चाहते हैं क्या पाकिस्तान में हमें भी वही हक मिलता है। अगर कोई पंजाब का सेनेटर या सिंध का सेनेटर या उसका एमएनए जो बात रखता है, जो वो कहता है पब्लिकली, या कोई रेजोल्यूशन कौमी असेंबली पास करती है, उसी तरह से भी हम अपने आप को अक़लियत समझते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, आपको नहीं समझना चाहिए, क्योंकि सेनेट ऑफ पाकिस्तान नहीं है, ना सेनेट ऑफ बलोचिस्तान, सेनेट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा है, सेनेट ऑफ पाकिस्तान है। आपके मौक़िफ़ को अगर उसके अंदर वजन है तो अहमियत बिल्कुल मिलनी चाहिए। बहरहाल कोरम बाहर जाता है, पूरा नहीं था। सेनेटर साहब आपका बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक शामिल करते जी, मैं वापस आऊँगा। अब सारा आलम साहब और अजहर काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी जरा इमरान खान साहब के उस आर्टिकल के ऊपर बात कर लीजिए जो कि इकोनॉमिस्ट के अंदर छपा। इल्ज़ामात वही, लेकिन सबसे बड़ी बात जो इमरान खान साहब ने कही वो साने 9 मई के हवाले से थी इस आर्टिकल के अंदर। ब्रेक के बाद हमारे साथ वक्त गुजरता जा रहा है, लेकिन इमरान खान साहब के इल्ज़ामात आज भी अपनी जगह मौजूद है। द इकोनॉमिस्ट के अंदर शाया होने वाले इमरान खान साहब के इस आर्टिकल के अंदर, जिसमें इमरान खान साहब ने कहा है, इसका उन्वान यह है कि इमरान खान वॉर्न्स दैट पाकिस्तान इलेक्शन कुड बी अ फार्स। अब वो फार्स होंगे नहीं होंगे उस इंतखाब के हवाले से जो कि 8 फरवरी 2024 के लिए शेड्यूल्ड है, उसके हवाले से रिजर्वेशंस, उसके हवाले से क्रिटिक अपनी जगह मौजूद है। अब सबसे पहले सारा आलम साहब, एक बात यहाँ मौजूद है जो कि इमरान खान साहब ने बतदरीज वो पहले भी कहते रहे हैं, वो आज भी कहा है। वो ये कह रहे हैं कि मेरी जमात के खिलाफ इस्टेब्लिशमेंट, सिक्योरिटी एजेंसियाँ और सिविल ब्यूरोक्रेसी ये मुझे लेवल प्लेइंग फील्ड तो क्या कोई प्लेइंग फील्ड ही देने को तैयार नहीं है। और वो डायरेक्टली एक्यूज़ कर रहे हैं पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट को,
सिक्योरिटी एजेंसीज को। साथ ही साथ वो अपने पुराने इल्ज़ामात भी दोहरा रहे हैं और उन्होंने कहा कि मुझे निकालने में अमेरिका के कहने पर मुझे एस्टेब्लिशमेंट ने निकाला इसलिए कि मेरी फॉरेन पॉलिसी बहुत इंडिपेंडेंट थी और मैं अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट टाइप काम कह चुका था, लिहाजा मुझे निकालना बड़ा आसान था और इसीलिए मुझे निकाला गया और अब भी प्लानिंग बहुत सी चीज़ों की जारी है। लेकिन फर्स्ट आई वुड लाइक यू टू रिफ्लेक्ट ऑन दिस कि वो आज भी ये कह रहे हैं कि भाई ये क्लियर है कि मुझे निकाला गया और आज भी ये पूरा एका किया हुआ है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने कि मुझे इक़्तिदार में नहीं आने देना। देखिए, खान साहब ने जो बात की है ना अपने लेटर में सारी, उसमें सब बातें उनकी वो हैं जो वो पब्लिकली बात करते हैं, लेकिन बिहाइंड द कर्टन वो जो बातें करते हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं जो वो इस आर्टिकल में उन्होंने लिखा है या जो पब्लिकली बात करते हैं। तो इस वजह से खान साहब की किसी बात की क्रेडिबिलिटी कम अज़ कम मेरे लिए तो मुश्किल है उनकी किसी बात पे भी यकीन करना, क्योंकि ये वही इस्टेब्लिशमेंट है, वही मीर जाफ़र है जिसके बारे में जिसको पहले बाप का दर्जा दिया गया था और इक़्तिदार से निकलने के बाद नो कॉन्फिडेंस मोशन एक जमहूरी अमल है ना, उस इक़्तिदार से निकलने के बाद 2 दफ़ा मिले हैं कमर जावेद बाजवा से ऐवान सदर में, ठीक है, और दोनों दफ़ा उन्होंने ऑफ़र किया उनको एक्सटेंशन की और लाइफ टाइम एक्सटेंशन की और साथ ये कहा कि मुझे वापस लेके आओ, इनको निकालो। ये कहा गया ना, ये बात ऑन रिकॉर्ड आ गई है ना अब तो। जी जी। तो अगर आप इतने ही एंटी एस्टेब्लिशमेंट थे, जिस मीर जाफ़र ने आपको निकाला था, आप उसी से खुफिया तौर पे मिलके यही अपनी फिर डिमांड लिस्ट क्यों जारी कर रहे थे उसको? तो ये इतनी जो दोगली किस्म की पॉलिसी है, इससे मेरे लिए तो उनकी किसी भी बात पे यकीन करना बट ये एक बात अतर साहब एक सेकंड सर, लेकिन क्या इस बात से ये उनके इल्ज़ाम से ये बात तो सच नहीं साबित होती या एटलीस्ट उनके दावे के अंदर वजन आ जाता है कि उनको निकालने वाली 2022 के अंदर बेशक तरीके अदम एतमाद हुई, उनके सियासी हरीफ उनके जो हलीफ थे वो उनके इत्तेहादी साथ छोड़ गए, उनका उसके अंदर इस्टेब्लिशमेंट का किरदार था, इस बात के अंदर वजन नहीं आ जाता इस तमाम आर्गूमेंट के बाद? आपकी बात दुरुस्त है, मैं मानता हूँ इस्टेब्लिशमेंट का किरदार उसमें भी था, ये मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ। और क्या किरदार था? वो जो छोटी जमातें थी जिनको और जो इलेक्टेबल्स टाइप लोग होते हैं जिनको इसी काम के लिए छोटी जमातें बनाई भी इसी काम के लिए, ये जो आज 14 सेनेटर्स हैं, ठीक है, इनका कोई आपको पता है आगे पीछे किस जमात का कौन, इनका हर 6 महीने साल बाद इनकी जमात बदलती रहती है। ये ऐसे लोग जो है ना इसीलिए पार्लियामेंट में ला के दोनों ऐवानों में बिठाए जाते हैं कि उनको जब चाबी दे के जिस तरफ चलाना चाहे चला लिया जाए, तो वो चलाया गया, ठीक है, नो कॉन्फिडेंस मोशन से पहले, इस पर कोई शक नहीं है। लेकिन तब भी जनरल बाजवा डबल गेम कर रहे थे, वो इमरान खान को भी नहीं गिरने दे रहे थे और शहबाज शरीफ को भी, पीडीएम को भी नहीं गिरने दे रहे थे, लेकिन फिर वो गिर गए। बात असूल की ये है कि खान साहब कहते क्या हैं कि इस्टेब्लिशमेंट का रोल नहीं होना चाहिए सियासत में, या वो ये चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट मुझे सपोर्ट करे? बिल्कुल ठीक। ये पहले इस बात पे हम फैसला कर लें। मैं ये समझता हूं कि खान साहब को इस्टेब्लिशमेंट के सियासत में रोल पे कोई इतराज नहीं है उस वक्त तक अगर एस्टेब्लिशमेंट उनको सपोर्ट करती रहे। बिल्कुल। अच्छा साहब, एक बात, ये इमरान खान साहब ने आज भी, आप हमारे सामने थे सानिया 9 में भी, उन्होंने कहा सानिया 9 में के फसादात, ये उन्होंने इसको झूठा प्रोपेगेंडा करार दिया। साथ ही इमरान खान साहब कहते हैं कि जी मियां नवाज शरीफ ने एस्टेब्लिशमेंट के साथ एक मुआहदा किया हुआ है जिसमें मियां नवाज शरीफ की बरीयत होगी, वो अहल होंगे और एस्टेब्लिशमेंट उनके पलड़े में अपना वजन डालेगी। और आज भी वो यही बात कहते हैं कि जी मेरे खिलाफ ये एका किया हुआ है सब ने कि मुझे इक़्तिदार में दोबारा वापस आने नहीं देना। बट क्या उनके इन तमाम तर इल्ज़ामात के अंदर वो जो दोगलापन है कि उसी इस्टेब्लिशमेंट को आप इल्ज़ाम भी देते हैं फिर उसी से सेटिंग करने की कोशिश भी करते हैं, मौक़िफ़ मजबूत रहता है या कमज़ोर हो जाता है इमरान खान का? साहब देखिए, एक तो जो उनका मौक़िफ़ है उससे किसी को इत्तफाक करने की ज़रूरत नहीं है, आप उससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी जिन पर कह सकता है कि जनाब ये मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं है, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है। जो उनका मौक़िफ़ है गलत है या दुरुस्त है वो वही है, ना उसमें कोई तब्दीली आई है। जो पहले दिन था, आज आखिरी दिन जेल में, इतने माह जेल में रहने के बाद भी उनका वही मौक़िफ़ है। इसलिए कि यहाँ पे तो आपको पता है कि जब आप मुल्क से बाहर हों तो बहुत सारे लीडरान के बहुत सारे मौक़िफ़ होते हैं, वो जवाब भी मांगते हैं, आपने ये कर दिया, आपने वो कर दिया, पर जब मुल्क में आते हैं या मुल्क में वापस आना हो तो बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। तो ये बात तो एक बिल्कुल है कि खान साहब परसिस्टेंट हैं,
चाहे वो आप कह दें कि मौकिफ उनका दुरुस्त है या गलत है, वो एक अलग बहस है। जो उनका पहले दिन से मौकिफ था, अभी तक उनका वही मौकिफ है। और जो लोग कहते थे कि वो जेल के अंदर से डीले मांग रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, अब आप देख लें कि जेल के अंदर से उसने जो आलमी जरीदे में भी लिखा है, क्या उसमें उसने कोई डील मांगी है या अतर भाई बट सर, क्या इमरान खान, ये आप कह रहे हैं कि जो ये आर्टिकल है इससे ये साबित होता है कि इमरान खान ने किसी से कोई डील नहीं मांगी और आज भी वो एस्टैब्लिशमेंट से मोहब्बत या कुर्बत बढ़ाने के लिए बेताब नहीं है? डू यू थिंक दिस इज अ टेस्टमेंट, दिस आर्टिकल, कि नहीं जी मुझे कोई शौक नहीं है, मैं अपनी हकीकी आज़ादी की लड़ाई लड़ना चाहता हूं? वुड यू मतलब कि आप इसको किस तरह लेंगे? नहीं, अगर इकोनॉमिस्ट जैसा जरीदा जी उसके अंदर अगर आप इस तरह ये सब कुछ लिख रहे हैं, अमेरिका के हवाले से लिख रहे हैं, आप अपनी एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से लिख रहे हैं, तो फिर आप समझते हैं कि अगर कोई डील लेने की कोशिश कर रहा हो वो इतने बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर इस किस्म की बात करेगा? एक ब्रेक शामिल करते हैं जी, वापस आते हैं हमारे साथ। एकदम फिर खुशामदीद कहते हैं। अब अबसार साहब, इमरान खान साहब ने द इकोनॉमिस्ट के अंदर ही लिखा है, बीट एन आर्टिकल, बीट अ लेटर, वट एवर इट इज़, इसकी बड़ी अहमियत है पूरी दुनिया के अंदर, ये देखा है लोगों ने। और इमरान खान एक आइकॉनिक पर्सनालिटी है उनकी, आइकॉनिक फिगर है पूरी दुनिया में। आज उनका मौक़िफ़ उसको देखा जाएगा, कोई माने या ना माने, दैट्स अ सेपरेट डिबेट। लेकिन ये इस बात का सबूत है कि इमरान खान को आज किसी से कोई डील नहीं चाहिए। मैं इसको इस तरह से लेता हूं कि इमरान खान को अब किसी से कोई डील नहीं चाहिए। चलें, आप भी और अतर भी मुझसे छोटे हैं ना, इसलिए शायद कभी कभी खुश तो आप हुए होंगे इस बात पे कि आपको मैंने छोटा कहा था। बिल्कुल सर, दिन बन गया। ये मेरी जान, डील लेने का यही तरीका है। अच्छा, आप कुछ थोड़ा सा दबाव डालेंगे कहीं से इधर उधर से, और यहाँ इमरान खान तो ज़ाहिर है इंटरनेशनल आइकॉन है जैसे आपने कहा, और गिज़लैन मैक्सवेल और जेफरी एप्स्टाइन के जो प्राइवेट जजीरा है उस पे सफ़र करने के लिए जितने लोग जाते थे प्राइवेट जेट्स में, अमरीकी और दूसरे मुल्कों के लीडर्स, वो इंटरनेशनल आइकॉन थे सारे। और लेकिन वो क्या करते थे, वो आपको भी अब सब कुछ बाहर आ रहा है, तो इसलिए दिखाया कुछ और जाता है, हो कुछ और रहा होता है। ये दबाव इंटरनेशनल दिलवाएंगे तो भाईजान डील तभी होगी ना। इमरान खान साहब की जमात को बैसियत जमात, और उनको बैसियत इतने बड़े शख्सियत के, सोचना चाहिए, रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि भाई व्हाट वेंट रॉन्ग, हमसे ऐसा क्या हुआ कि जो इतनी मोहब्बत थी वो इतनी शदीद नफ़रत में बदल गई। और जाहिर बात है आपको पता है दूसरा फरीक कौन है। तो अच्छा नहीं है वाकई, इमरान खान साहब को सोचना चाहिए। देखिए, सब सियासतदानों को सोचना चाहिए। देखें, गलतियों से कोई भी मुबर्रा नहीं है, सारे सियासतदानों ने गलतियां की हैं, इदारों से भी गलतियां हुई हैं, तो अपनी गलतियों के हवाले से बिल्कुल आपको सोचना चाहिए जब भी आपको टाइम मिले। बाकी ये बात है कि कोई मुल्क की जो सियासत होती है वो मुल्क की कॉन्टेक्स्ट के अंदर होती है। अब वो यहाँ पे वो मंडेला को पढ़ के तो शायद वो इतना ना सीख सकें। यहाँ पे उनको मेरा तो मशवरा ये होगा कि वो नवाज शरीफ साहब को स्टडी करें, वो देखें कि उन्होंने क्या किया। वो मरियम बीबी साहिबा का वो बयान सुने कि मुझे वो रास्ता आता है, पर उस रास्ते पे जो है ये बहुत कुछ होता है। तो प्रॉब्लम ये है कि वो अपने मारूजी हालात के अंदर ही देख के वो सीखेंगे, समझेंगे। मतलब इमरान खान साहब को चाहिए ना कि 9 मई का सानिया हो गया, और आज भी वो कह रहे हैं अपनी पब्लिकेशन के अंदर भी कि भाई वो तो झूठा प्रोपेगेंडा था, मतलब तहस नहस हो गई हर चीज़, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि झूठा प्रोपेगेंडा था। तो मेरे ख्याल में इट्स हाई टाइम ना, उन्हें सोचना चाहिए कि बड़ा गर्क किया उनकी जमात का। अदर साहब, नहीं, बिल्कुल सोचना चाहिए। देखें, जमातें इस तरह के वाक़यात से निकलती हैं तभी जब वो अपना खुद एहतसाबी के अमल से गुजरें। इसी मुल्क में सुप्रीम कोर्ट पे हमला करने वाली जमात, इसी मुल्क में मुबैना तौर पे आर्मी चीफ का त्यारा अगवा करने वाली जमात, वो अभी बरमला आके टीवी पे कह रही है कि अगली हुकूमत हमारी होगी। तो केस स्टडीज तो बहुत ज्यादा है उनके सामने, उनसे सीखें, इन सब तमाम लोगों की शख्सियात से सीखें, उनके जो हमायती हैं उनकी शख्सियात से सीखें, हर जगह पे जो हैं उधर से उनका देखें कि वो क्या कह रहे हैं। तो सबको एक दूसरे से सीखने की जरूरत है। अबसार अरब साहब, इज इट अ फेयर कंपैरिजन, जो जमातों की जिंदगी में या जमातों की अपनी जो लाइफ है उसमें बहुत कुछ आता है, 9 मई पीटीआई के हिस्से में आ गया, बट ये वक्त गुजर जाएगा, ऐसे ही है सर?
अतर साहब जज्बाती आदमी, छोटे हैं ना, अभी यंग हैं, यंग ब्लड हैं, तो अभी ये मेरी बातें समझने की पोजीशन में नहीं है। अच्छा। इन्हें कुछ सालों बाद सब चीज़ें समझ आ जाएंगी, पदरे हो जाएंगे, जो कहते हैं पदरे हो जाएंगे, रंदा फिर जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, फिर ठीक हो जाएगा, फिर समझ आया करेगी। वो इस्लामाबाद में रहते हैं, रंदा ना फिरवा दीजिएगा उन्हें। वो वाला रंदा नहीं, वो वाला रंदा नहीं, हालात का, वक्त का रंदा, वक्त का भी एक रंदा होता है ना। जी जी जी। तो बालों में सफेदी जरा ज्यादा आ जाएगी, अभी कम है, ज्यादा आ जाएगी, तो फिर इन्हें बहुत सारी चीजें समझ आया करेंगी जैसे मुझे आती हैं। अब बात यह है कि जिन्होंने, मैं याददाश्त मेरी अभी नहीं बूढ़ी हुई, जो सुप्रीम कोर्ट पे जिन्होंने हमला किया उनको सजा मिली और वो नाअहल हुए इलेक्शन लड़ने से, और उन्होंने अपनी नाअहली भी पूरी की और सजा भी पूरी की। यहाँ भी ये होना चाहिए। जिन्होंने त्यारा हाईजैक करने का जो इल्ज़ाम था, जो कि मेरे ख्याल में बहुत ही फजूल किस्म का इल्ज़ाम था, वो एक और टग ऑफ वॉर चल रही थी, वो लंबी बात हो जाएगी, टाइम आपके पास है नहीं, उस पर कारगिल वॉर क्यों हुई थी, किस लिए हुई थी। खैर, वो भी अपने बीवी बच्चों खानदान समेत, पूरे खानदान समेत गिरफ्तार हुए, वालिदा समेत गिरफ्तार हुए, उन्हें सजा हुई, सारी आधी फैमिली को सजा हुई, वो जेलों में रहे, कैद तन्हाइयों में रहे और इक्तदार से गए। वो वजीर आज़म की कुर्सी पे बैठे हुए थे उस वक्त, बिल्कुल, मार्शल लॉ लग गया, जेल में रात को फेंक दिया। ठीक है, मार्शल लॉ लग गया, पूरा मुल्क में मार्शल लॉ रहा 10 साल, और उसके बाद फिर जो भी हुआ वो बाहर चले गए, और फिर जिस तरह भी आए। तो ये हर सियासी लीडर जिसने, अगर, हालांकि मैं समझता हूं कि त्यारे वाला उनका एक्ट गलत नहीं था, ठीक हो गया, त्यारे से मुराद है कि उनको सैक करना आर्मी चीफ को, लेकिन उनको उसकी सजा तो मिली ना। बिल्कुल ठीक। तो यहाँ फिर लाडला आ जाता है, यहाँ पे मेरे कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। अच्छा। ये ना एक्सपेक्ट करें अतर साहब। तो अतर साहब थोड़ा सा बड़े हो जाए, मसला ये है कि देखें, हमने तो ना किसी की सिफारिश की थी कि इसको इधर लगाया जाए, उसको उधर लगाया जाए, ठीक है कि नहीं, हमारे लिए तो सारे ही एक जैसे। मैं सारी उम्र ताने सुनता रहूंगा। आप तो माजी में खुद कहते हैं कि मैंने इसको सिफारिश की थी कि इसको लगाया जाए। चले ठीक है। देखें एक मिनट, नहीं मुनीब साहब, यहाँ पे भी फिर मेरा मौक़िफ़ आप थोड़ा सा देखिए। मैंने लगवाया, मैंने गलती की, मैंने उस गलती का कफ़ारा अदा किया अपने सीने पे गोलियां खा के, ठीक है, मेरे सारे खानदान ने भुगता, फिर भी तो उसके खिलाफ मैंने उसको एक्सपोज भी मैंने ही किया, लेकिन उसको वालिद का दर्जा तो मैंने नहीं दिया ना, वो तो किसी और जमात ने दिया। मैं उनको कह रहा हूँ ना करें, ये गलत होता है, मेरी गलतियों से सीखें। मेरी गलतियों से सीखें। साहब की गलतियों से सीखा जाए जी। प्रोग्राम आपने देखा, फीडबैक जरूर देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।